Good afternoon, everyone. वेलकम टू इको पाठशाला यूजीसी नेट जीआरएफ। आज इस नई वीडियो में हम यूपीपीजीटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ये यूपीपीजीटी का पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम इसके एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं यूपीपीजीटी के नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेशन, कल यूपी जीडीसी का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पेपर की आंसर की आई है, ठीक है। तो वो आप लोग चेक कर लीजिए, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसके अलावा यूपीपीजीटी का जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम यूपीपीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यूपीपीजीटी का पेपर कंप्लीट होते ही उसके बाद फिर जीडीसी का जो पेपर है उसको भी मैं लेकर आऊँगी। देन उसके बाद मैं एचपी हरियाणा हिमाचल प्रदेश का जो सेट का पेपर है वो भी अभी 7 जून को हुआ था, तो उस पेपर को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप अपनी आंसर की चेक करिए, जिसमें आप ये कितने ठीक हो रहे हैं, और उसमें से जितने क्वेश्चंस गलत हैं उस हिसाब से उसको प्लस माइनस करके अपने कट ऑफ आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं यूपीपीजीटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ नॉन एज शट डाउन प्राइस। सबसे पहले हम समझेंगे, इसके 4 ऑप्शन दिए ABCD। सबसे पहले हम समझेंगे शट डाउन प्राइस क्या होता है। शट डाउन प्राइस का मतलब होता है, इसको समझने के लिए 2 कीवर्ड होते हैं। एक होता है, इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेती हूँ। एक होता है शट डाउन पॉइंट और एक होता है शट डाउन जोन। जब कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके सामने 2 सिचुएशन होती हैं। पहला, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए 2 कीवर्ड हमें स्टडी करने पड़ेंगे। पहला है प्राइस और दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस आप लोग समझते हैं, पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट होता है, ठीक है, या प्राइस होता है, उसको हम प्राइस कहते हैं, ठीक है। इसको हम AC से भी डिनोट करते हैं। ABC जो होता है, ABC होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको कैसे निकाला जाता है, जब हम ABC जो एवरेज कॉस्ट होता है वो ABC और AFC के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर AC कैसे निकाला जाता है, AC को निकाला जाता है जब हम जब हम टोटल कॉस्ट में टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं, तो उससे हमें निकल कर आता है AC। यहाँ पर हम समझेंगे शटडाउन पॉइंट क्या होता है। जब किसी प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट का प्राइस उस प्रोडक्ट के ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, शट डाउन पॉइंट। जब प्राइस बड़ा होता है, एक मिनट, प्राइस बड़ा होता है ABC से, तब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है। प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर क्या करेगा, कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। लेकिन जब प्राइसेस कम हो जाते हैं, किससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये होता है आपका शट डाउन जोन, शट डाउन जोन, ठीक है। जब प्राइसेस बड़ा होता है ABC से, तो उसमें प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है और वो कंटिन्यूस अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकता है।
ठीक है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब प्राइसेस उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, यानी कि जितना वो वेरिएबल कॉस्ट उसका जा रहा है उतना ही उसको मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। और इस सिचुएशन में उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू बना रखे या फिर उसको बंद कर दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो जितना खर्चा कर रहा है उतना ही उसको रेवेन्यू मिलता है। लेकिन इसके बाद जब प्राइसेस एबीसी से भी कम हो जाते हैं, इसका मतलब है कि अब उसको एडिशनल कॉस्ट उसको सहन करना पड़ रहा है, यानी कि जितना वो खर्चा कर रहा है उससे कम उसको रेवेन्यू मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में उसको क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस होने पर वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको हम कहते हैं शट डाउन जोन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर शट डाउन पॉइंट पूछा है। ठीक है, वहाँ पर क्या पूछा है, शट डाउन पॉइंट पूछा है। और शट डाउन पॉइंट कब होता है, जब प्राइसेस जो हैं वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ नॉन ए शट डाउन प्राइस। शट डाउन प्राइस कहें या फिर हम इसको पॉइंट कहें। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है द ऑप्शन है द प्राइस व्हेन प्राइस ऑफ द गुड इज़ इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि प्राइस क्या है, एवीसी के बराबर है। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज़ मोर देन एवीसी, यानी कि प्राइस जो है ग्रेटर देन है एवीसी के, ये व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, व्हेन प्राइस ऑफ द ये गुड आएगा। ठीक है, यहाँ पर गुड आएगा। फॉल्स बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी प्राइसेस जो है कम है किससे, एबीसी से। तो देखिए मैंने बताया था ये होता है शट डाउन पॉइंट। ठीक है, तो आंसर मिल गया पहले वाले का। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जहाँ पर प्राइसेस जो एबीसी के बराबर होगा वो शट डाउन पॉइंट कहलाता है। ये वाली सिचुएशन क्या होगी, इस वाली सिचुएशन में जितनी उसका खर्चा आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट का, उससे ज़्यादा उसको प्राइसेस मिल रहे हैं, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रोडक्शन को क्या करेगा, वो कंटिन्यू करेगा इस सिचुएशन में। ऑप्शन नंबर सी। बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये जो होता है जब एम आर एम सी के बराबर होता है, ये क्वांटिटी के इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो करता है। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ द, जब ये सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ पर वो उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रहा है, उसको प्राइसेस उसको रेवेन्यू कम मिल रहा है, तो ये होता है आपका शट डाउन जोन। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट पूछा है तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स इंक्लूड। देखिए ये क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। एमपीसी जो होती है, एमपीसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन। ठीक है, ये क्या करती है, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एमपीसी के पास दो टूल होते हैं। ठीक है, पहला टूल होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा टूल होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, ये दो होते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, आपने पढ़ा होगा, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टेटरी लिक्विडिटी, SLR, ठीक है, रेशियो, ये सारे जिसको हम नंबर्स के फॉर्म में घटा बढ़ा सकते हैं। क्वालिटेटिव या हम कहें इसका दूसरा नाम होता है सेलेक्टिव टूल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेथड्स आते हैं वो हैं जैसे क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट और मोरल सुएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर पूछा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब ये वाला पूछा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड मोरल सुएशन, ये चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन इसके हम पढ़ेंगे बैंक ग्रेड पॉलिसी, ओपन मार्केट, OMO नहीं, ये आपका क्वांटिटेटिव होता है। फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट नो, ये फिस्कल पॉलिसी में आता है, ये आ गया। ऑप्शन नंबर डी में मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग एंड मोरल सुएशन। तो 83 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 84, नाबार्ड्स प्राइमरी फंक्शन इन इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम इज। यहाँ पर नाबार्ड का जो प्राइमरी फंक्शन है वो पूछा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे नाबार्ड क्या होता है। ठीक है, नाबार्ड जो है ये आया था 12 जुलाई 1982 को ये बना था। ठीक है, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था, यानी इफेक्टिव फोर्स में आया था, ये आया था 5 नवंबर 1982 से इसने जो है काम करना शुरू कर दिया। इसने अपने जो रूल्स रेगुलेशन है उसको लागू करना शुरू कर दिया। पहले जो है ये 1982 से पहले ये किसी और नाम से जाना जाता था, यानी कि ये पहले जाना जाता था ARDC। अब ये क्या होता है, इसका पूरा नाम है कल्चरल रिफाइनेंस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है। रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, पहले ये 1982 से नाबार्ड इस नाम से जाना जाता था, ARDC के नाम से, लेकिन बाद में 1982 के बाद में इसका नेम चेंज करके इसको नाबार्ड कर दिया गया था। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंशियली मदद करना, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है उनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग कॉमर्शियल बैंक्स, एग्रीकल्चरल लैंडिंग, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, नो। प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस सपोर्ट, ये वाला आएगा। ठीक है, इसमें दिया है, ये भी नहीं होगा। कॉमर्शियल बैंक्स प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यानी एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण विकास है उसके क्षेत्र के लिए ये क्या करता है, फाइनेंस सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, डायरेक्टली लैंडिंग टू इंडिविजुअल फार्मर्स नहीं। तो नाबार्ड का जो फंक्शन है वो ये है कि वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस सपोर्ट करता है। तो 84 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ मार्केट फेलर ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो मार्केट होता है वो फेल होता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिनमें से एक रीज़न होता है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या होता है, किसी मार्केट में दो पार्टी होती हैं, पार्टी ए और बी। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए ये है सेलर, ठीक है, और ये होता है आपका बायर। और मान लीजिए इन दोनों के बीच में किसी भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मान लीजिए जैसे कार को लेकर सेलर उसको बेचना चाहता है और बायर उस कार को खरीदना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों में से इस कार के बारे में जो बेटर इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, कब बनी, क्या उसके अंदर खास बात है, क्वालिटी है, बायर के कंपैरिजन में ए को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बायर को इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि सेलर उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके किसी ख़राब गाड़ी को ज़्यादा महंगी उसको बेच दे। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर ए को उसकी 90% इन्फॉर्मेशन है तो बायर को मान लीजिए 20% होगी, या बायर को 50% इन्फॉर्मेशन है तो इसको 30% होगी। यानी कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में दोनों पक्षों को जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट होती है। यानी अगर एक को कम है तो दूसरे को ज़्यादा होगी, और दूसरे को कम है पहले को ज़्यादा होगी। यानी कि उनके बीच में इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब बायर के पास में मान लीजिए इन्फॉर्मेशन कम होती है और वो इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से किसी गलत प्रोडक्ट को खरीद लेता है, तो इससे क्या होता है, उसको लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से, क्योंकि मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेलर हावी है डिमांड करने वाले बायर के ऊपर, तो ये डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो करता है। यानी कि यहाँ पर जो मार्केट का इक्विलिब्रियम है या मार्केट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ मार्केट फेलर ड्यू टू एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो एक बार ये सारे ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। अ मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉइटिंग मार्केट पावर बाई रिड्यूसिंग सप्लाई, नो। गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग,
नहीं। अ नेचुरल मोनोपोली वेयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ड्राइव मार्केट कंसंट्रेशन, नहीं, यहाँ पर तो हमने मोनोपोली तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, इस कंसेप्ट में। कंज्यूमर्स बाइंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, यस। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो बायर होता है उसको प्रोडक्ट के बारे में कम इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक तरीका होता है कि किसी भी क्वेश्चंस को समझने से पहले उसके क्वेश्चंस में जो टर्म होते हैं, टर्म मतलब जो वर्ड होते हैं जैसे एसोमेटिक इन्फॉर्मेशन, तो पहले हमें उनकी डेफिनेशन समझनी होगी, और जब हम उनकी डेफिनेशन समझेंगे देन उसके बाद उसके ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब उनको हम हटा सकते हैं ऑप्शन में से। तो ऐसे करके हम उसका जो बेस्ट ऑप्शन है, सही आंसर है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 85 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड द एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर डिटरमाइंड बाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ये क्या होता है? ये जो थ्योरी है इसको जे.एस. मिल ने दिया था। इसको किसने दिया था? जे.एस. मिल ने दिया था, ठीक है। उनकी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इसमें वो कहते हैं कि जब कोई दो देश हैं, ए कंट्री और बी कंट्री के बीच में कोई भी ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब कोई भी लेन देन होता है, तो ये डिपेंड करती है उनकी डिमांड के ऊपर, ठीक है, डिमांड के ऊपर, या हम कहें उनकी जो मांग की लोच होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या फिर हम कहें कि उनकी जो सापेक्षिक रिलेटिव जो इलास्टिसिटी है या दोनों की जो डिमांड होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जे.एस. मिल ने इस बुक में इस थ्योरी दी थी, और जिसमें वो कहते हैं कि दो ट्रेड करने वाले जो देश हैं उनके बीच में ट्रेड कब होगा? जब उन दोनों के जो वो उनके डिमांड पर, एक दूसरे की डिमांड पर, रिलेटिव जो डिमांड होती है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें दिया है कि द एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर डिटरमाइंड बाई, यानी कि दो देशों के बीच में जो एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो किससे डिटरमाइन होता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, द कंट्री विद स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर इन नेगोशिएशन, नहीं, यहाँ पर दोनों कंट्री का होना ज़रूरी है। रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट, यस, यहाँ पर जो दो कंट्री होंगी जो एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे, तो डिमांड कैसी है उनकी, ठीक है, उसके बेस पर उनके बीच में जो है ट्रेड डिटरमाइन होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। बाकी के ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दी एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी अथॉरिटी, नहीं, मॉनेटरी अथॉरिटी का कोई रोल नहीं है इसमें। द प्रोडक्शन कॉस्ट इन द मोर एफिशिएंट कंट्रीज, नहीं। तो 85 का जो आंसर होगा वो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, Samuelson's condition for optimal provision of public goods states that the sum of marginal rates of substitution of all individuals should equal। यहाँ पर सैमुअल्सन कहना चाहते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है हर व्यक्ति के लिए, जैसे MRS, एक मिनट, MRSA, ठीक है, MRSB, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, ये बराबर होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, MRTS के बराबर होता है, ठीक है। आप तीन जो थ्योरम हैं उनको जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक थ्योरम आपका ये आता है, तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करूँगी, फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हर पर्सन का जो MRS होता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, हम जब सभी पर्सन्स का, सभी व्यक्तियों के MRS को ऐड करेंगे तो वो बनता है MRTS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे MC ऑफ प्राइवेट कॉस्ट, नहीं, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, नहीं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यस, मिल गया। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल ट्रेड से लिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी,
triple P theory, if a basket of goods cost 5,000 rupee in India and $100 in the USA, what should be the equilibrium exchange rate? ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे ये थ्योरी क्या होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसको सबसे पहले दिया था, ये थ्योरी दी थी सबसे पहले गस्टव कैसल ने। ठीक है, इसको दिया था गस्टव कैसल। ठीक है, उन्होंने दिया था इसको। और इसमें दो करेंसी मतलब अलग अलग देश की, अलग अलग कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है उनके बीच में कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, ये उसको बताता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने दो मेथड बताए थे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के, एक बताया था एब्सोल्यूट मेथड और एक बताया था उन्होंने रिलेटिव मेथड। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में पूछा है एब्सोल्यूट वर्जन, ये कीवर्ड आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कीवर्ड से ही पूरे क्वेश्चंस का जो नेचर है, जो आंसर है वो पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ परचेसिंग पावर थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एब्सोल्यूट मेथड के अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो ऐसे होता है, एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई दो कंट्री हैं, ए कंट्री और बी कंट्री, तो इसमें सबसे पहले 20 इंटरनल परचेसिंग पावर अपॉन ए कंट्रीज एस इंटरनल परचेसिंग पावर पीपी, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे करके एब्सोल्यूट मेथड के अकॉर्डिंग हम एक्सचेंज रेट निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने दो कंट्री दिए हैं, एक इंडिया दिया है और दूसरा जो है यूएसए दिया है। ठीक है, और इनकी वैल्यू दी है, इंटरनल परचेसिंग पावर दिया है, इंडिया की है 5,000 और यूएसए की है $100। तो जब हम इसको डालेंगे तो इसको हम जब डालेंगे तो ये आएगा 5,000, 20 मतलब पहले इंडिया की हम बात करेंगे तो 5,000 अपॉन यूएसए का आएगा 100। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 0 कट जाएंगी तो ये आ जाएगा 50 रुपी, यानी एक्सचेंज रेट क्या निकल कर आएगा, $1 इज इक्वल टू 50 रुपी। ठीक है, तो इसका आंसर हम चेक करते हैं, 40 रुपये, 40 रुपी पर डॉलर नहीं, 50 रुपी पर डॉलर, येस इसका 50 रुपी आएगा, 60 नहीं, 45 भी नहीं होगा। तो 88 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेस। डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो टैक्स रेट है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज होता है, उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और ये किसके ऊपर लगता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो इसका जो आंसर होगा वो इनकम होगा क्योंकि हम इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा क्योंकि इनकम के बेस पर ही प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो वो इनकम टैक्स में आता है। इसके अलावा सेल्स टैक्स होता है, ये रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव क्यों, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स टैक्स क्या होता है, ये प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ में शेयर करूँगी। टैक्सेशन के अदर टाइप भी होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रेसिव ये आपने पढ़ा, इसके अलावा प्रोपोर्शनल होता है, रिग्रेसिव होता है। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख लीजिए कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जब बड़ा होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स से, तो ये शो करता है प्रोग्रेसिव टैक्स को। टैक्स के किस नेचर को शो करता है, प्रोग्रेसिव टैक्स को शो करता है। ठीक है, जब मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स बराबर हो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के, तो ये शो करेगा प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को। जब मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स छोटा होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स से,
तो ये कौन सा टैक्स होता है, ये रिग्रेसिव होता है, ये होता है रिग्रेसिव। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो 89 का हमने समझा, जब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, टैक्स रेट बढ़ता जाता है। तो ये इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो इनकम टैक्स होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं। और इसको किसने दिया था, ये दिया था चैम्बरलिन ने, ठीक है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक और कंपटीशन होता है जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसको किसने दिया था, इसको मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, इसको दिया था मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने, ठीक है। तो इसमें पूछा है नॉट, कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, यस इसकी विशेषता होती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नॉन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यस एडवर्टाइजमेंट जो है कंपटीशन होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट, नो इसका ये जो है फीचर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजेनियस नहीं होते, वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जैसे एक ही प्रोडक्ट की आपको अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी, जैसे सोप का आपको लक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको नंबर 1 का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डव का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि एक प्रोडक्ट के आपको डिफरेंट वैरायटी मिलती हैं। तो ये जो मार्केट होता है वो होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। इसीलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट इसका आंसर नहीं होगा, इसकी जगह अगर डिफ्रेंशिएटेड होता तो वो ठीक होता है, ठीक है। तो नोट करके पूछा है तो इसका आंसर सी होगा। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यस इसमें लॉस प्रॉफिट होने पर फर्म जो है वो इंडस्ट्री को छोड़ भी सकती हैं और प्रॉफिट होने पर उसको ज्वाइन भी कर सकती हैं। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो 90 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91, which measures of dispersion is based on the absolute deviation only। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है डिस्पर्सन और दूसरा वर्ड है एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। डिस्पर्सन हम समझेंगे पहले। डिस्पर्सन का मतलब है कि जैसे आपके सामने कोई डेटा सीरीज दिया है 2 4 9 2 3, ठीक है, ये डेटा सीरीज़ है और मैं आपसे कहूँ इसका मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे, इन सबको पहले ऐड करोगे, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, सबका टोटल करोगे और टोटल कितनी यूनिट है 1 2 3 4 5, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा 4, ठीक है। तो ये है मीन। अब डिस्पर्सन कहता है कि ये जो नंबर्स हैं, डिजिट हैं, ये इस मीन से कितना दूर हैं। कितना दूर मतलब जब हम 4 और 2 के बीच में बात करेंगे तो ये जो है -2 इससे दूर है, ठीक है। इसको कैसे डिस्पर्सन को निकाला जाता है, x - x बार ऐसे करके, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू में से मीन को हम निकालेंगे, 4 में से मीन को घटाएंगे, 9 में से मीन को घटाएंगे, 2 में से मीन को घटाएंगे, 3 में से मीन को घटाएंगे, तो ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये -2 होगा, ये -1 होगा, ऐसे करके। यानी कि डिस्पर्सन बताएगा कि डेटा सीरीज़ में जो संख्याएं हैं वो मीन से कितना दूर हैं, उनकी डिस्टेंस को शो करता है। तो डिस्पर्सन क्या होता है ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है, ठीक है, एक होता है डेविएशन दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और उसमें उस कैलकुलेशन के दौरान कोई भी माइनस प्लस के कुछ नंबर्स आते हैं, -2 +4 3 1 ऐसे करके नंबर आते हैं, और उस कैलकुलेशन के दौरान जब हम इन सिंबल्स को इग्नोर करते हैं, इग्नोर करने का मतलब है इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस मान लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो जो मेथड होता है जिसमें हम सारे सिंबल्स को इग्नोर करते हैं और सबको एक जैसा मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं, तो वो मेथड होता है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव में क्या होता है कि रिलेटिव में सबको जो है एक जैसा नहीं मानते हैं
उसमें जैसा कैलकुलेशन आता है प्लस माइनस के अकॉर्डिंग वैसा ही उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम कहें इसमें क्या होता है, हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर प्लस माइनस साइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम उसको इग्नोर नॉट इग्नोर हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जब 4 ऑप्शन है, रेंज है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इन सब के थ्रू जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें हम प्लस माइनस सिंबल को इग्नोर करते हैं, यानी कि सभी को हम एक जैसा मान लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पहले हम इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। देखो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू में से जब लोएस्ट वैल्यू आप निकालोगे फिर वो रेंज निकल कर आएगा। क्या हमने यहाँ पर प्लस माइनस में कोई हेरफेर किया? नहीं किया। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सिंपल घटा दिया, तो ये एब्सोल्यूट मेजर नहीं होगा, ठीक है। मीन डेविएशन में क्या होता है कि इसमें आपके सामने कोई डेटा सीरीज़ दी हुई होती है। ऊपर वाला हम ले लेते हैं 2 4 9 2 3, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन सब का मीन निकालेंगे। मीन कितना निकल कर आया? 4। फिर हम क्या करेंगे, इनका डेविएशन निकालेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। कितना आया था? -2 0 5 -2 एंड -1। मीन डेविएशन कहता है कि ये जो माइनस सिंबल डिफरेंट निकल कर आए हैं इनको इग्नोर करो। इग्नोर करने का मतलब है कि इनको सबको प्लस करो, इसको इग्नोर किया, ठीक है, इसको सबको एक जैसा मान लिया। अब देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब का मीन निकालेंगे, ठीक है। जो भी इसका प्रोसेस होता है, कहने का मतलब है कि मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं, सारे सिंबल्स को इग्नोर करते हैं और सबको एक जैसा मान लेते हैं। तो ये मेथड होता है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मीन डेविएशन हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है Q3 में से Q1/2, ये ऐसे करके निकाला जाता है। एसडी में सिंबल्स को इग्नोर नहीं किया जाता है, प्लस माइनस सिंबल आता है, फिर उनके डिजिट को स्क्वायर किया जाता है, देन उसका मीन निकाला जाता है, फिर उसका अंडर रूट निकाला जाता है, तब जाकर एसडी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस को इग्नोर नहीं किया जाता है, तो एब्सोल्यूट डेविएशन जो होगा वो मीन डेविएशन होगा इसका, ठीक है। तो 91 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन। देखो ये जो आया था, नाबार्ड बना था 12 जुलाई, मैंने ये पहले भी इसका क्वेश्चन आया उसमें बताया 12 जुलाई 1982 को बना था, ठीक है। ये फोर्स में कब आया? ये आया था 5 नवंबर 1982 को। इससे पहले ये किसी एक नाम से फेमस था, मैंने क्या बताया था? ARDC मतलब एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो पहले ये इस नाम से फेमस था, ठीक है। बाद में 1982 के बाद में इसको चेंज करके इसको नाबार्ड बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1975 नहीं, 1982 में आया था, 1969 ये आ गया, 1982 1991 1982 टू रिप्लेस एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सीधा स्पष्ट दिया हुआ है। 1982 में एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को रिप्लेस करके यानी हटा करके ये आया था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली ड्राइवन बाई। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। इससे यही एक टर्म है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज के समय में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये जिसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास, इसको जो है सबसे पहले दिया था 1987 में एक रिपोर्ट आई थी। 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम कहते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। ये क्वेश्चंस में आ चुका है पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये है कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट पेश की थी ये कमीशन था जिसका नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट MENT
एंड डेवलपमेंट इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्रंटलैंड कमीशन। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा कमीशन। ठीक है, इस कमीशन ने जो है 1987 में जो रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर में, वहाँ पर इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया था और इसको फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पर हम इन्वायरमेंट को बचा कर रखते हुए, यानी कि उसको इस तरीके से इन्वायरमेंट का यूज़ करें जिससे वो एक लंबे समय तक रह सके और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर पूछा है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मेनली ड्राइवन बाई सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो एक बार इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं। अ राइज इन इन्फ्लेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, नहीं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यस। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आंसर होगा वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि समय के साथ साथ हम जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूवमेंट करें और जो तकनीकी है उसको एडवांस बनाएं, और एडवांस ऐसे बनाएं जिससे हम कम से कम पॉल्यूशन में, कम से कम नेचर को लॉस पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रोथ करें, प्रोडक्शन करें। तो ये उस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो 93 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94, अकॉर्डिंग टू द रामसे रूल फॉर ऑप्टिमल टैक्सेशन गुड्स शुड बी टैक्स्ड। अब यहाँ पर यह आता है रामसे रूल। ये क्या होता है, सबसे पहले हम क्या है इसको समझेंगे रामसे रूल को। देखिए, सरकार टैक्स लगाती है, टैक्स का बेस क्या है, या हम कहें किस आधार पर सरकार टैक्स लगाती है, कैसे टैक्स ज़्यादा लगाए कम लगाए, ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये डिटरमाइन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। किसने कहा, रामसे रूल ने। ठीक है, ये कहते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी इलास्टिसिटी हाई हो, ठीक है, इलास्टिसिटी हाई हो, इसका मतलब है कि अगर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस में थोड़ा सा भी उसको घटा दिया या चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया, तो डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज होगा। यानी कि अगर थोड़ा सा भी प्राइसेस हमने बढ़ा दिया तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर टैक्सेस को कम लगाओ। ठीक है, लेकिन जहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, लेस देन 1 या इनइलास्टिक होती है, इसका क्या मतलब है कि प्राइसेस में कोई भी चेंज होता है तो डिमांड में बहुत कम चेंज होगा। यानी प्राइसेस में ज़्यादा चेंज कर लो और डिमांड में उससे बहुत कम चेंज होता है, यानी कि प्राइसेस बढ़ भी जाए तब भी डिमांड उतनी तेज़ी से कम नहीं होती है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर टैक्सेस को क्या करो, बढ़ा दो। ये कहता है रामसे रूल। यानी रामसे रूल क्या कहता है कि जब आप टैक्स लगाओ तो टैक्स लगाने के दौरान याद रखो किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अगर इलास्टिसिटी उसकी हाई है देन टैक्स कम लगाओ, अगर इलास्टिसिटी उसकी कम है, ठीक है, प्राइसेस थोड़ा भी बढ़ जाएं तब भी लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए। ये कहता है रामसे रूल। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रामसे रूल फॉर ऑप्टिमल टैक्सेशन गुड्स शुड बी टैक्स्ड इक्वली रिगार्डलेस ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी, नहीं, यानी डिमांड इलास्टिसिटी के रिगार्डलेस सभी पर समान लगाना चाहिए, नहीं। ओनली इफ़ दे आर लग्जरी गुड्स, नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर इनकम इलास्टिसिटी, इनकम नहीं, अगर ये डिमांड होता तो ठीक था, ठीक है, ये इनकम नहीं होगा। इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर टैक्स ऑन इन इलास्टिक गुड, यस, जैसा मैंने बताया था जब इन इलास्टिक गुड होगा तो टैक्सेस ज़्यादा लगाओ। और देखो इनके बीच में अपोजिट है, इलास्टिसिटी हाई होगी टैक्स कम लगेगा, ठीक है, अपोजिट रिलेशन। और जब इलास्टिसिटी कम होगी तो टैक्सेस क्या लगा रहे हैं हम, हाई कर रहे हैं, ये घट रहा है तो वो बढ़ रहा है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ठीक है, तो एन इन्वर्स प्रोपोर्शन टू देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर टैक्स ऑन इन इलास्टिक डिमांड गुड्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके अलावा ये जो रामसे रूल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है उसको भी आप लोग एक बार समझ लीजिए। एक और चीज़, जैसे हम
टैक्स लगाते हैं, ठीक है, सरकार टैक्स लगाती है और उस लगे हुए टैक्स से रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए पैसा खर्च करती है। तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारा जो इनकम होती है वो ऐसी होती है न तो बायर के, न तो टैक्स पेयर के पास रहती है और ना ही वो गवर्नमेंट के पास, वो कहीं और चली जाती है, यानी कि न तो गवर्नमेंट के पास आती है और ना ही टैक्स पेयर को प्रॉफिट देती है। तो ऐसा जो लॉस होता है जिसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस, यानी कि आप टैक्स से मिला जो रेवेन्यू है उसका एक पार्ट ऐसा होता है न तो वो टैक्स पेयर के पास जाता है, उसको प्रॉफिट पहुंचाता है, और ना ही वो गवर्नमेंट के पास जा पाता है, वो बीच में ही कहीं वो गायब हो जाता है। गायब मतलब लॉस हो जाता है उसका, जिसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। तो रामसे रूल का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो डेड वेट लॉस है इसको हम क्या करना है, इस मेथड के थ्रू हम इस लॉस को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका एक मोटिव ये भी था इस थ्योरी को, इस रूल को देने के पीछे। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो रामसे रूल मतलब लैम्डा इज इक्वल टू मार्जिनल डेड वेट लॉस, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मार्जिनल डेड वेट लॉस अपॉन मार्जिनल रेवेन्यू MR, ठीक है, या इसको सिंबल के फॉर्म में MDWL अपॉन MR। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे काम आएगा। तो 94 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, द फिलिप्स कर्व रिप्रेजेंट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन। सबसे पहले हम समझते हैं फिलिप्स कर्व क्या होता है। फिलिप्स कर्व जो है इसको सबसे पहले दिया था A.W. फिलिप्स ने, A.W. फिलिप्स ने इसको दिया था। और सबसे पहले जब इन्होंने दिया था तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करता था, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट ऑफ वेजेस, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी वेजेस, ठीक है। बाद में इस वाले पार्ट को, लास्ट वाला, इसको इन्फ्लेशन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दिया था इन्होंने और इसमें वो कहते हैं, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, इन्फ्लेशन कर दिया गया था। तो अभी प्रेजेंट में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच कैसा रिलेशन, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स मतलब अपोजिट रिलेशन को शो करता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, इन्वर्स, यहाँ दिया है स्पष्ट। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट मिल गया पहला आंसर, जीडीपी एंड ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन नहीं, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन नहीं, इंटरेस्ट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होगा। तो 95 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके अलावा ये जो था फिलिप्स ने ये जो रिलेशनशिप दिया था ये शॉर्ट रन के लिए था, ये था शॉर्ट रन के लिए। इसके अलावा कीन्स ने कहा था फिलिप्स कर्व जो होता है लॉन्ग रन में वो ऐसे वर्टिकल होता है, ठीक है। फ्रीडमैन ने कहा ये लॉन्ग रन में कैसा होता है, ये लॉन्ग रन में ऐसे होता है, ये शॉर्ट रन में भी सेम होता है। फिर उसके बाद में टॉबिन ने भी इसकी आलोचना की, उन्होंने कहा कि नहीं, जो फिलिप्स कर्व होता है वो ऐसे किंग्ड डिमांड कर्व की तरफ ऐसे होता है। फिर उसके बाद सोलो आए, सोलो ने अपना विचार दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो फिलिप्स कर्व होता है वो ऐसे करके होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट कर लीजिए, इनके अकॉर्डिंग ये ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे करके इनके अकॉर्डिंग, फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन में। तो यहाँ पर जैसे जैसे फिलिप्स कर्व आए उसके बाद में उसमें कुछ कमियाँ आती है। उसके बाद हर इकोनॉमिस्ट ने आगे आने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उसके शेप के बारे में उन्होंने अलग अलग थॉट्स दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। Question number 96, Malthus argued that population was held within resources limits by two types of checks which he termed as। अब देखो माल्थस ने एक थ्योरी दी थी पॉपुलेशन की, ठीक है, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था, बहुत लंबी बुक है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ऐसे ऑफ द पॉपुलेशन। पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे, इसको हटा दीजिए, ऐसे ऑन दी
प्रिंसिपल ऑफ population as it affects the future improvement of society। ये इनकी बुक का पूरा नाम है, ठीक है। और ये बुक कब आई थी? ये आई थी 1798 में, और इसी में इन्होंने पॉपुलेशन की जो थ्योरी है वो उन्होंने दी थी, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि फूड ग्रेन्स और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बीच में क्या है, वो रिलेशनशिप को शो करते हैं। ग्रोथ रेट, ठीक है, GR शॉर्ट में लिख दिया है। इनके बीच में रिलेशनशिप को वो इस थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फूड ग्रेन्स होता है वो कम तेज़ी से बढ़ते हैं और जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है इनके अकॉर्डिंग। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इकोनॉमी में खाना कम होता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या को रोकने के लिए उन्होंने दो तरह के मेथड बताए थे। एक दिया था पॉजिटिव चेक्स और दूसरा दिया था उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स में क्या आता है? पॉजिटिव चेक्स में आता है जैसे लेट मैरिज, आप लेट शादी कीजिए, लेट मैरिज, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और एक और था मोरल रेस्ट्रेंट्स, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक्स में क्या होता है, ये नेचर की तरफ से होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेथड, ये जो नेचर है वो खुद पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? फ्लड के थ्रू करती है, वॉर, ड्रॉट, सूखा पड़ता है, ETC, ठीक है। तो इसमें ये आते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि बाई 2 टाइप्स ऑफ चेक्स कौन कौन से हैं, विच ही टर्म एज पॉजिटिव चेक्स, यस, नेगेटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव है, नेचुरल नहीं, पॉजिटिव चेक्स एंड प्रिवेंटिव, यस, सी ऑप्शन इसका आंसर है, प्रिवेंटिव चेक्स एंड अफर्मेटिव नहीं। तो 96 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, परफेक्ट सब्सटीट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम्ड बाई। अब सब्सटीट्यूटेबिलिटी क्या होती है? इसको हम कहते हैं हिंदी में स्थानापन्न, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी। अगर चाय के प्राइसेस हाई हो जाए तो आप जो कॉफ़ी की डिमांड है उसको हाई कर दोगे, ठीक है। जब चाय के प्राइसेस सस्ते हो जाएंगे तो उसके कंपैरिजन में आप कॉफ़ी कम पियोगे, क्योंकि चाय ज़्यादा हो जाएगी तो जो डिमांड है किसकी, चाय की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी पियोगे और कॉफ़ी महंगी हो गई तो चाय पियोगे। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिसमें एक दूसरे के बदले आप उनको यूज़ करते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने अलग अलग आइसोक्वांट दिए हैं, ठीक है, आइसोक्वांट दिए हैं और वहाँ से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोक्वांट है जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। एक एक करके हम ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर इसी से इसका आंसर निकालेंगे। इनपुट आउटपुट आइसोक्वांट, इसका दूसरा नाम होता है लियोन्टिफ आइसोक्वांट, ठीक है। ये होता है ऐसे करके एल शेप में ये शो करता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को शो करता है। और हमें क्या चेक करना है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। कन्वेक्स आइसोक्वांट ये ऐसे शो करता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे स्मूथ वे में, और ये शो करता है लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है, उसको शो करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। किंग्ड आइसोक्वांट ये ऐसे बनता है,
ठीक है, इनको जब हम मिलाएंगे इनको पॉन्ड को, ये ऐसे बनता है, लेकिन ये आपकी परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को शो नहीं करता है, तो आइसोक्वांट भी इसका आंसर नहीं होगा। लाइनर आइसोक्वांट जो होता है वो ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके एक प्रोडक्ट घटाओगे तो दूसरा प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये शो करता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट वर्ड को आप लोग ध्यान में रखिए, नॉट अ कॉमनली प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर द लियोनटिफ पैराडॉक्स। 4 ऑप्शन है ABCD। सबसे पहले हम समझेंगे लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या होता है। लियोनटिफ पैराडॉक्स, इससे पहले एक थ्योरी आई थी जिसको हम कहते हैं एचओ थ्योरी, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर किसी देश के पास जो फैक्टर ज़्यादा होता है, इंटेंसिव होता है, ठीक है, और जो फैक्टर मान लीजिए ए कंट्री है, दूसरा बी कंट्री है, यहाँ भी प्रोडक्शन को करने में लेबर का यूज़ होता है और कैपिटल का यूज़ होता है, यहाँ भी प्रोडक्शन करने में लेबर और कैपिटल का यूज़ होता है। लेबर जो है यहाँ पर चीप है ए कंट्री में, और जो कैपिटल है ये महंगा है, कॉस्टली है, ठीक है। बी के पास क्या है, ये महंगा है, बी में लेबर महंगा मिलता है, और यहाँ पर जो पूंजी है, कैपिटल है, वो चीप मिलता है, सस्ता मिलता है। तो एचओ थ्योरी कहती है कि ये कंट्री अपने देश में जो प्रोडक्शन बनाएगी, जो प्रोडक्शन उसके यहाँ सबसे ज़्यादा है, जैसे लेबर, तो वो अपने प्रोडक्शन में लेबर का यूज़ करेगी, और लेबर से बनी हुई प्रोडक्ट को दूसरे देश में क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। और जो फैक्टर उसके यहाँ पर कम है, यानी महंगा है, उस प्रोडक्ट का जो उससे बनी हुई प्रोडक्ट हो वो क्या करेगा, विदेशों से इंपोर्ट करेगा। ऐसे ही बी के देश में जो फैक्टर सस्ता है वो उस फैक्टर से प्रोडक्शन को बनाएगा और बी कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा, और जो फैक्टर उसके यहाँ महंगा है, ठीक है, तो उससे बनी हुई प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, दूसरे देशों से इंपोर्ट करेगा। तो ये कहती है एचओ थ्योरी। इसी चीज़ को लियोनटिफ ने एक्सप्लेन किया और इसको क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में हम देखें यूएसए और इंडिया, ठीक है, इंडिया में लेबर सस्ता है और यूएसए में कैपिटल सस्ता है, लेकिन यूएसए क्या करता है, वो लेबर से बनी हुई चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में एचओ थ्योरी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने एजम्पशन दिए थे, उनमें से कौन सा एजम्पशन उनकी थ्योरी का पार्ट नहीं है, नॉट पूछा है, तो वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो डिफरेंसेस इन लेबर क्वालिटी, येस, यूएसए में जो लेबर की क्वालिटी है वो बेहतर है, लियोनटिफ के अकॉर्डिंग इंडिया में कम है, ये चीज़ है उनके में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंस अफेक्टिंग ट्रेड पैटर्न, येस, ये इसका एजम्पशन है। परफेक्ट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन ऑलरेडी अचीव्ड, नहीं, ये लियोनटिफ ने नहीं माना था, ठीक है। परफेक्ट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल सस्ता है और यहाँ पर लेबर सस्ता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये कंटिन्यूस लेबर सस्ता होगा, वो ज़्यादा वेजेस के लिए यूएसए में जाएगा, और यूएसए में कैपिटल ज़्यादा है तो वो उसका जो मूवमेंट है वो इंडिया की तरफ होगा, और एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर यूएसए और इंडिया में क्या होगा, कैपिटल और लेबर का जो इक्विलिब्रियम है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह का जो एजम्पशन है वो लियोनटिफ ने नहीं दिया था, तो नॉट पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल इन प्रोडक्शन, ये जैसा मैंने बताया था कि उल्टा होता है, लेबर इंटेंसिव होने के बावजूद भी कैपिटल इंटेंसिव इंडिया बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99, इन चैम्बरलिन्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मॉडल इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर चैम्बरलिन के जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की पूछा है, ठीक है। जब हम इस कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एक होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि शॉर्ट रन में जो फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, वो 3 कंडीशन में होती है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट
और लॉस में। ये 3 कंडीशन होती हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में वो हमेशा और हमेशा किस में होता है, एब नॉर्मल प्रॉफिट में, यानी ना तो उसको प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, वो बीच की कंडीशन में होता है, यानी जितना खर्च करता है उतना ही वो कमाता है। तो लॉन्ग रन में इसका जो बनेगा ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो ऐसे बनता है, AR कर्व डाउनवर्ड होता है, MR कर्व उससे नीचे होता है, ठीक है। यहाँ से MC बनाएंगे और यहाँ पर ये होगा, इसको ऐसे बनाएंगे, ये 1 मिनट ऐसे करके ये होगा AC कर्व, ठीक है। यहाँ पर MR MC एक दूसरे को काट रहे हैं, क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम होगा और यहीं से ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा, 1 मिनट, ये बनेगा इसका प्राइस। 1 मिनट मैं इसको फिर से बना लेती हूँ। ये है AR कर्व, MR कर्व, MC कर्व, AC कर्व, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे काट रहे हैं, ये क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये थोड़ा नीचे की तरफ आएगा ऐसे करके, तो यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर क्या है, P जो है वो AC के बराबर है, P ये वाला कर्व, और यहीं पर प्राइस जो है इसके बराबर है, ठीक है। MC कर्व देखिए, प्राइस और MC कर्व के बीच में देखिए, प्राइस ऊपर है, MC कर्व जो है नीचे की तरफ है, तो प्राइस बड़ा है MC से, ठीक है। इसका जो मिनिमम पॉइंट है इसके बाद यहाँ पर पड़ता है, यानी मिनिमम पॉइंट से पहले ही AC इसको कट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सेस कैपेसिटी को शो करता है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्राइस इक्वल MC, क्या प्राइस MC के बराबर है? MC देखो नीचे की तरफ है, प्राइस ऊपर की तरफ है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट आर पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग रन है, तो ये एबनॉर्मल होगा, और एबनॉर्मल में जो प्रॉफिट होता है वो होता है 0, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फर्म प्रोड्यूसेस एज मिनिमम एवरेज कॉस्ट, येस, ये ठीक, नहीं ये गलत है। देखो मिनिमम जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये टच कर रहा है इसको यहाँ पर, AR टच कर रहा है इसी को इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये मिनिमम पर नहीं होता है, मिनिमम से पहले की तरफ होता है। तो प्राइस इक्वल AC, प्राइस AC के बराबर है, जैसा मैंने बताया था, बट एक्सिड्स MC से बड़ा है, ये भी ठीक है, विद एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि इसके सामने और भी इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसके पास एक्सेस कैपेसिटी या रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर D होगा। तो ग्राफ के थ्रू आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 99 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर D होगा।